आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से पृथ्वी जग और आज हम बात करने वाले भारत के उन महान राजाओं के बारे में जिन्होंने भारत की आज़ादी से पहले और अंग्रेजों के राज करने से पहले भी भारत को सुरक्षित रखा और कई बार भारत को कई हमलों से बचाया और उनको सुरक्षित रखा। हम ऐसे भारत अखंड भारत बना और हमारे देश को राष्ट्रीय ध्वज मिला। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। उन राजाओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपना योगदान देश को हमेशा आज़ाद रखने और सुरक्षित रखने में दिया है। इसे हम बहुत ही शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे और आज उन राजाओं के बारे में बात करेंगे और जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे आपका तो कुछ हो जाएगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। हमने अपने पिछले वीडियो में होमो सैपियंस जो सबसे पहले भारत में आए, उसके बाद सभ्यताओं के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में बात की, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद हमने आर्यंस के बारे में, हड़प्पा संस्कृति के बारे में बात की तथा आर्यंस के बाद तक हमने बात की जिससे हमें सनातन धर्म मिला। अब उसके बाद अब हम आते हैं मौर्यंस पे तथा आर्यंस ही मौर्यंस थे और मौर्यंस ही आर्यंस थे क्योंकि इन्होंने भी वेदों की रचना की थी और इनकी भाषा भी संस्कृत थी। अब शुरू होता है यहाँ मौर्यंस के बारे में। काफ़ी सिमिलैरिटी मिलने के बाद भी आर्यंस और मौर्यंस में बहुत ही समानता है, जिसके कारण हमें ये समझ में आता है कि आर्यंस ही मौर्य और मौर्य ही आर्यंस है। तथा अब बात शुरू होती है 340 BC की, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले मौर्य वंश की नींव रखी भारत में और मौर्य वंश को सबसे पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य को ही माना जाता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य राजा ने अपने गुरु चाणक्य की राजनीति पर चलकर 20 वर्ष की आयु में ही अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। अपने गुरु चाणक्य की नीति पर ही चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का नाश कर मगध पर भी अपना कब्जा कर लिया और उनके राज्य बढ़ता गया तथा राज्य बढ़ते बढ़ते उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज्य बढ़ाते बढ़ाते पश्चिम में ईरान तक अपने राज्य पर कब्जा कर लिया और अपना राज्य और आगे बढ़ा लिया। उसके बाद उस समय वहाँ पे अलेक्जेंडर का सेनापति सेल्यूकस वहाँ पे राज्य करता था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में हराकर वहाँ के बहुत सारे राज्य को वापस ले लिया और वहाँ पे कई सालों तक राज्य किया। चंद्रगुप्त मौर्य के राज करने के बाद वहाँ पे बहुत सारे मौर्य राजा आए और उन्होंने राज किया पीढ़ी दर पीढ़ी। उसके बाद वहाँ पे तीसरे शासक की एंट्री होती है जो सम्राट अशोक 304 BC में आते हैं तथा ये एक महान राजा के नाम पे भी जाने जाते हैं। अशोक अपने वंश के तीसरे महान शासक रहे जिनका शासन अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक और साथ ही कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ था, जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र कही जाती है। था अशोक सम्राट को भी पाटलिपुत्र कहा जाता था तथा साथ ही अशोक को एक महान शासक और शक्तिशाली शासक के रूप में भी माना जाता था। साथ ही द ग्रेट अशोक सम्राट अपने शासनकाल के बहुत ही कठोर शासक भी माने जाते हैं। साथ ही अशोका द ग्रेट के बारे में ये भी कहा जाता है कि अशोक सम्राट जब कलिंग युद्ध किया तो उन्होंने लाखों लोगों की मृत्यु की और साथ ही लाखों लोगों का वध करने के बाद वे इतना उनका हृदय परिवर्तन हो गया कि उन्होंने सारा शासन राज त्याग दिया और वह जंगल में चले गए। अतः ऐसा भी माना जाता है कि द अशोक ग्रेट सम्राट ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और साथ ही इन्हीं के राज्य से और इन्हीं से हमें हमारे तिरंगे में जो अशोक चक्र है, अशोक चक्र हमें इनके अशोक स्तंभ से ही मिला है, जो एक बहुत ही गर्व की बात है और हमें हमारे तिरंगे पे यहीं से हमें अशोक चक्र मिलता है। इसके बाद कई राजा आए और गए। उसके बाद एंट्री होती समुद्रगुप्त की। अतः समुद्रगुप्त ऐसे राजा थे जिन्होंने कभी भी अपने जीवन काल में कोई भी युद्ध नहीं हारा और साथ ही अपने पुत्र विक्रमादित्य के साथ मिलकर स्वर्ण युग की स्थापना की और स्वर्ण मुद्राओं का चलन चालू किया। साथ ही स्वर्ण मुद्राएं बनवाई जिससे कि भारत के प्रगति में भारत की संस्कृति का उत्थान हुआ और उनका भारत के लिए स्वर्ण मुद्रा बनी और जिससे भारत की तरक्की हुई। साथ ही कई सालों तक चंद्रगुप्त ने राज किया और राज करते करते इनकी मृत्यु हो गई तथा ये मृत्यु को प्राप्त हुए और उसके बाद इनके पुत्र ने भी राज किया और वो भी मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके बाद कई राजा और गए। वहीं दूसरी तरफ एंट्री होती है जब चोलास की तथा चोला वंश की, जिन्होंने 10वीं शताब्दी में दक्षिण भारत की तरफ राज किया तथा दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य फैलाया जो श्रीलंका तक फैलाया। चोला वंश से ही हमें समुद्र मार्ग की खोज हुई तथा यहीं से हमें मिलता है समुद्री मार्ग और जहाज़ों का आना जाना और यहीं से हमें मिलता है समुद्र द्वारा व्यापार करने के लिए समुद्री रास्ता तथा समुद्री मार्ग पर चोला वंश का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला था। यहाँ से जो भी उनके सिवा वहाँ व्यापार करता था उनसे कर वसूला जाता था क्योंकि खोज समुद्री मार्ग की चोला वंश से ही हुई थी और इनका प्रभाव समुद्री मार्ग पर बहुत ज़्यादा था। कोई भी व्यापारी समुद्री मार्ग से व्यापार इनकी मर्जी से नहीं कर सकता था और इन्होंने ही समुद्री मार्ग की नीति और व्यापार की नीति चालू की थी और यहीं से हमें मिला था समुद्री मार्ग से व्यापार करना की खोज हुई थी और समुद्री मार्ग से व्यापार यहीं से चालू हुआ था।
इन्होंने भी कई लड़ाइयाँ लड़ी और कई युद्ध लड़े, और जहाँ जहाँ इन्होंने युद्ध लड़ा वहाँ वहाँ वे ये मंदिरें बनाते गए। अतः और 100 से भी ज़्यादा इन्होंने मंदिर बनाए। अतः मंदिर बनाने का मेन उद्देश्य ये होता था कि जिस भूमि में ये लोग राज करते थे और जिस पे ये कब्जा करते थे, वहाँ पे आबादी बढ़ाने के लिए ये लोग मंदिर बनाते थे, जिससे लोगों का आवागमन होता था और वहाँ बाजारें लगती थी और वहाँ पे इनकम के सोर्स बढ़ते थे, टैक्स लगते थे, जिससे कि वहाँ पे राजाओं को भी इनकम होती थी तथा वहाँ के लोगों को भी इनकम होती थी और पैसा मिलता और शहर बसते थे, जिसके कारण मंदिरों का निर्माण किया जाता था। और तंजौर का शिव मंदिर भी चोला वंश में ही निर्माण किया गया था, जिसे आज ऐतिहासिक मंदिर के रूप में जाना जाता है। उसके बाद चोला वंश ने इतने युद्ध किए और इतने मंदिर बनाए कि मंदिर बनाते बनाते वो इतने आगे निकल गए कि उन्हें ही नहीं पता चला कि उन्होंने कहाँ कहाँ युद्ध जीता था। उसके बाद कई राजा आए और गए। उसके बाद एंट्री होती है कृष्णदेव राय की, जिन्होंने 1509 से 1530 तक राज किया और कृष्णदेव राय का वंशज वहाँ पे स्टार्ट होता है। जहाँ एक तरफ भारत की भूमि पर भारत का भगवा ध्वज लहरा रहा था, वहीं दूसरी तरफ मुगल भी भारत की भूमि पर कब्जा करके अपना हरा झंडा लहरा रहे थे। उस समय कृष्णदेव राय दक्षिण भारत के विजयनगर के शासक थे, जिसके बाद मुगलों को दक्षिण भारत से हटाने के लिए और उनकी आबादी कम करने के लिए मुगलों से देवकृष्ण राय ने युद्ध किया और उसमें देवकृष्ण राय जीत गए और मुगल पीछे हट गए और फिर वहाँ पर मंदिर बनवाकर अपना भगवा ध्वज वहाँ पर लहरा दिया और फिर से एक बार भगवा ध्वज वहाँ पर लहर गया और मुगल की हार हुई। साथ ही कृष्णदेव राय तुगलक वंश के तीसरे शासक थे और उन्होंने गोलकोंडा से सुल्तान को हराया और साथ ही उड़ीसा के राजा को हराकर अपने शासन का विस्तार किया। कृष्णदेव राव जी के बहादुरी के चर्चे इतने प्रसिद्ध थे कि उन्हें हिंदू राजाओं के सबसे ताकतवर बहादुर राजाओं के नामों के साथ जोड़ा जाता था। और कृष्णदेव राय जी के शासनकाल तक ना ही कभी बाबर ने उनके महाराज्य में आक्रमण करने की सोची। पता इनके बाद इनकी पुश्तें आई और गई और कई साल तक इनकी पुश्तों ने वहाँ पे राज किया, लेकिन उसके बाद सब ऐसे ही निकले तथा वहाँ पे मुगलों का राज हो गया तथा मुगलों ने पूरे राज पर भारत की भूमि पर कब्जा कर लिया था और ये भूमि फिर से हरी हो गई और यहाँ पे हरा झंडा फहराने लगा। अब एंट्री होती है महाराणा प्रताप की, जो 1540 से 1597 तक मेवाड़ वंश के शासक थे। इस समय पूरी भूमि पर मुगलों का कब्जा हो जाता है और उस समय अन्य शासक राजपूतों के अन्य शासक जो है मुगलों से हाथ मिला लेते हैं और उसके बाद जन्म होता है महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप ने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय और कुल और धर्म के ऊपर समर्पित किया था तथा यह अकबर से पराजित होने के बाद जंगल में चले गए और फिर दोबारा उसके बाद अकबर को युद्ध में हरा दिया और अपना भगवा ध्वज चित्तौड़ पर लहरा दिया और चित्तौड़ की भूमि पर भगवा ध्वज फिर से लहरने लगा। अतः वहाँ पे ग्रीन ध्वज की जगह भगवा ध्वज लहर गया। महाराणा प्रताप से मिली हार के बाद मुगल और अकबरों ने कभी भी चित्तौड़ की भूमि पर हमला नहीं किया तथा लेकिन चित्तौड़ को छोड़कर अन्य राज्यों पर मुगलों ने अपना कब्जा जमा रखा था और वो वहाँ राज्य कर रहे थे। अन्य जगहों पर मुगलों ने तो कब्जा कर रखा था, फिर वहीं पे अकबर 1556 से लेकर 1605 तक राज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अकबर मुगल शासक के तीसरे शासक थे, जिन्होंने अपना शासन गोदावरी नदी के उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप में फैला रखा था। मुगलों के पूरे शासन काल में अकबर ही ऐसा शासक था जिन्हें हिंदुओं और मुसलमानों से दोनों से ही बराबर स्नेह और सम्मान मिला था। कई साल मुगलों के राज करने के बाद, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी राज करने के बाद, पूरी भारत की भूमि पर हरा झंडा फहराने के बाद कई सालों बाद एंट्री होती है शिवाजी महाराज की, जिन्हें द मराठा एम्पायर्स के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने 1660 से 1680 तक भारत की भूमि पर राज किया और इन्होंने अपना भगवा ध्वज लहराया। जिनका पूरा नाम शिवाजी शाहजी भोसले था तथा इनकी बहादुरी के किस्से पूरे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध थे। शिवाजी महाराज अपनी देशभक्ति के लिए जाने जाते और ये एक बहुत ही सच्चे देशभक्त थे। शिवाजी महाराज को मुगलों से बहुत ही ज़्यादा नफरत थी, जिसके कारण उन्हें बहुत ही कम उम्र में गोरैया युद्ध के दौरान मुगलों को महाराष्ट्र में भूमि में हराकर भगा दिया और वहाँ पे अपना फिर से भगवा ध्वज लहरा दिया, जिससे महाराष्ट्र की भूमि में भगवा ध्वज लहरने लगा। यह महाराष्ट्र की भूमि से मुगलों को हराकर शिवाजी महाराज ने अपना भगवा ध्वज लहराया था। वहीं दूसरी तरफ पंजाब से महाराणा रणजीत सिंह जी, जो सिखों के शासक थे, उनकी एंट्री होती है। महाराजा रणजीत सिंह जी ने 1780 से 1839 तक राज किया तथा ये एक सिख शासक रहे।
वहीं पंजाब की भूमि पर अपना शासन शुरू करने वाले महाराजा रणजीत सिंह जी ने 19वीं सदी में पंजाब में अपना शासन शुरू किया, जिनका शासन पंजाब के पूरे प्रांतों में फैला हुआ था। और उसके बाद उन्होंने खालसा संगठन की स्थापना की और उसका नेतृत्व भी किया। साथ ही उन्होंने छोटे छोटे गुटों में बंटे सिखों को एक साथ किया और साथ ही उसके बाद उनके पुत्र खड़क सिंह ने सिख शासक की कमान को संभाला। महाराणा रणजीत सिंह ने बहुत ही छोटी सी उम्र में मुगलों को हराकर अपना लोहा मनवा लिया था और मुगलों को हरा दिया था और अपना शासन फैलाना शुरू कर दिया था। जहां पूरे पंजाब प्रांत में इनका शासन फैला हुआ था और इनका कब्जा था, वहीं दूसरी तरफ पूर्वी भारत से अंग्रेजों की एंट्री होती है और वह व्यापार के लिए थोड़ी सी जगह मांगते हैं, जो परमिशन दे देते हैं। फिर उसके बाद वहां पे भी पूरे भारत में अंग्रेजों का धीरे धीरे कब्जा फैलने लगता है और वहीं दूसरी तरफ दुर्रानी भी अपना कब्जा फैला रखा था और वहीं बीच में पंजाब में रंजीत सिंह जी का राज फैला हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह ने कई लड़ाइयों पे लड़ाइयाँ लड़ी। इन्होंने अफगानिस्तान से लेकर पेशावर तक के कई राज्यों पर, जो मुसलमानी इलाके थे, वहाँ पर भी अपना कब्जा कर लिया और अपना राज्य आगे बढ़ाते चले गए। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश जो अंग्रेज थे वह अपना कब्जा करते जा रहे थे और भारत को अपने कब्जे में लेते जा रहे थे तथा भारत के सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था। जहां भारत की भूमि पे कभी भगवा ध्वज कभी हरा ध्वज लग रहा था और वहां पे फिर भगवा ध्वज हरा ध्वज के बाद अब आ गया वहां पे नीला ध्वज। वहीं अंग्रेजों ने राजा रणजीत सिंह जी से भी व्यापार के लिए थोड़ी सी जगह मांगी, जो उन्होंने दे दी और अन्य राजाओं से भी जगह मांगी व्यापार के लिए, उन्होंने दे दी। फिर धीरे धीरे अंग्रेज अपना शासन बढ़ाते गए और सभी जगह को उन्होंने टेक ओवर कर लिया। यहाँ तक कि किसानों को भी उन्होंने टेक ओवर कर लिया और अपना पूरा व्यापार भारत में फैला दिया तथा उसके बाद 1600 ईस्वी में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी और उसके बाद पूरे भारत में उन्होंने अपना शासन लागू कर दिया। जब व्यापार के नाम पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और जैसे जैसे इन्होंने अपने आदमियों को पूरे भारत में फैला दिया और अपना व्यापार जैसे जैसे ये भारत में फैलाते गए, इन्होंने सभी जगह भारत में कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि किसानों पर भी उन्होंने लगान लागू कर दी। साथ ही उन पे बहुत अत्याचार किया, भारत की भूमि पर भारत को बहुत लूटा। राजाओं की भी गद्दी खतरे पे आ गई और राजवंश भी खत्म होने लगे धीरे धीरे। फिर इन्होंने अपना कुछ अच्छा योगदान भी दिया। साथ ही इन्होंने पुल्स बनाने शुरू किए, रेलवे स्टेशन, रेल ट्रेन आई भारत में तथा रूल्स एंड रेगुलेशन बने तथा लॉ को फॉलो किया जाने लगा साथ ही। लेकिन इन्होंने भारत को बहुत ज़्यादा लूटा और ताया गया। जब अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिया तब भारतीय एकजुट हुए और सब ने मिलकर इनके खिलाफ आंदोलन छेड़े। कई आंदोलन हुए और उसके बाद कई सालों बाद देश में आज़ादी का समय आया, जिसके बाद अंग्रेज जाते जाते उन्होंने कूटनीति का छोड़ गया, जिससे डिवाइड एंड रूल्स के नाम से भी जाना जाता है। फिर देश में बहुत दंगे प्रसाद हुए, जिससे भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ और एक देश से दो देश डिवाइड हो गए। जब अंग्रेज गए तब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। तब हमारे देश में तिरंगा लहराया और अंग्रेजों का ब्लू झंडा हटा गया और वहाँ पे हमारा तिरंगा ध्वज लहराने लगा और फिर हमारे देश को मिली आज़ादी, जो अब तक कायम है। अतः अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अतः जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।